Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 11th of July 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the important current affairs of the day. सबसे पहले हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि कल के डीएनए पर बेस्ड हैं। देखते हैं आज इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है। कल हमने जेएंडके की जो मिलिटेंसी है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया। ऑपरेशन सर्प विनाश, ये ऑपरेशन सर्पनाश को 2003 में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था उस समय पर, और टेररिज्म को जम्मू एंड कश्मीर से एंड करने के लिए और स्पेशली जम्मू वाले रीजन से इसको फिनिश करने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश लॉन्च किया था। अभी जब ये ऑपरेशन सर्प विनाश 2023 में एंड हो गया तो एक ऑपरेशन और लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने 2023 के एंड में, और उसका नेम मैंने आपको बताया भी था, और उस ऑपरेशन का नेम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो उस ऑपरेशन के थ्रू फिर से ये जो मिलिटेंसी है इसको फिनिश करने का काम किया जाएगा। अनोदर क्वेश्चन है, इन रिसेंट समिट ऑफ इंडिया एंड रशिया द टारगेट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड टिल 2030 तक के लिए इसका टारगेट सेट किया गया है कि हम अपना बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक लेकर के जाएंगे, इंडिया और रशिया की जो अभी टॉक हुई थी। नेक्स्ट, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन रशियन गवर्नमेंट? सो ही इज मिस्टर सर्जेई लैवरोव। यही है वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री की फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर। कल मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स मैंने आपको नहीं दिए थे, बट आप मींस या तो आपको पता नहीं थे या आप फिर जो लेजीनेस होती है कि इन्वॉल्व होना किसी स्टडी में और थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना, शायद आप वो लगाना नहीं चाहते कि आपने कोई एक आंसर भी नहीं दिया। ठीक है, सो जो जीएस है, जो भी लर्निंग का जो एप्टीट्यूड होता है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़ा सा चलाना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें लर्न होती हैं। स्पून फीडिंग अगर मैं आपको कराऊंगा तो उसका वो रिजल्ट नहीं होगा जो कि स्टडी में होना चाहिए। सो दैट्स वाई समटाइम मैं आपको क्वेश्चंस भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द समिट ऑफ ब्रिक्स इन 2024 विल बी हेल्ड इन। रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने उसी टाइम पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर थे तो बोल दिया कि आप जो है ब्रिक्स की समिट में भी आइए और हम आपको इनविटेशन देते हैं। सो ऑफ कोर्स इस बार जो ब्रिक्स की समिट है इसको रशिया होल्ड करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन 2024 इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग अ कंट्री इन यूरोप where no prime minister of India has visited in last 41 years. This country is ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को इसमें जो है विजिट इस समय कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लास्ट अराउंड 41 इयर्स में देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु विजिटेड दिस कंट्री, दैट इज ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन। द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इज। जब ऑस्ट्रिया में की विजिट पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं तो यू शुड आल्सो नो एटलीस्ट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है बता दीजिए। ऑस्ट्रिया की कैपिटल देखो, यहाँ तो कंट्री का नेम ही सीधा लिख दिया है ना। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल, चलो मैं आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। जो प्राग है ये भी किसी एक कंट्री की कैपिटल है, और जो बुडापेस्ट है ये भी किसी एक कंट्री की कैपिटल है, और हेग ये भी किसी कंट्री की कैपिटल है। जो हेग है ये तो बहुत फेमस है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स के लिए। सो आप बता दीजिए ये तीनों जो है किस किस कंट्री की कैपिटल है, और तीनों ही इस समय काफी फेमस हैं। और ऑस्ट्रिया की अगर कैपिटल की आप बात करोगे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, चलो इसकी कैपिटल वियना है जो कि बड़ी फेमस है वियना की ट्रीटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। The 75th anniversary of NATO which non-member countries participated। अभी 75th एनिवर्सरी समिट थी नेटो की, और ये कहां पर हुई थी? वॉशिंगटन में हुई है, वॉशिंगटन में। तो ये किस कौन कौन से ऐसे कंट्री थे जो इसके मेंबर्स नहीं है फिर भी इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट उन्होंने किया? तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और एक कंट्री और है साउथ कोरिया। ये चारों ही कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? तो ये है मिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग। इन्होंने ज्वाइन किया है एज अ
चीफ या एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। बड़ा ही एक जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है इंडिया में मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स के लिए, और क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं मैं सब आपको ये बताऊंगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग में कि क्या इसमें एक्चुअल में इश्यू था। ठीक है, मेन बात अगर मैं करूं इस जजमेंट की, तो इनिशियली एक केस था जिसको हम शायरा बानो का केस बोलते हैं। उसमें वो महिला बुजुर्ग थी और उनके हस्बैंड, उन्होंने उस महिला को जिसका नाम था शायरा बानो, उसको उन्होंने डाइवोर्स दे दिया था। वो महिला जब कोर्ट के पास में गई तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जिस व्यक्ति ने, उस हस्बैंड ने उस महिला को डाइवोर्स दिया है, वो एटलीस्ट उसको एक मंथली सर्टेन अमाउंट दे, जिससे कि उसका जो लाइफ आगे का जो सस्टेन है वो कर जाए, उसके खर्चे वगैरह चलते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को उस समय की गवर्नमेंट ने पलट दिया और एक नया एक्ट लेकर के आ गए थे उस समय, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और ये सब एक्ट 1986 का, जिसमें उन्होंने अलग से रूल बना दिए कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ये मेंटेनेंस वगैरह के जो राइट्स हैं वैसे नहीं मिलेंगे जैसे कि अदर महिलाओं को मिलते हैं। इट मींस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको मिलेंगे चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय शायरा बानो के केस के जजमेंट को पलटने के लिए एक नया एक्ट लेकर के उस समय आ गए थे। अब हुआ क्या है, एक ऐसा केस आया, तेलंगाना का केस था, और वो जो महिला, उसको जो है तलाक दे दिया गया था, और उस महिला की ये डिमांड थी कि मुझको एटलीस्ट मंथली सर्टेन इनकम मिलनी चाहिए। वहां से गुजारा भत्ता, हम बात कहें कि एटलीस्ट सर्टेन एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। तेलंगाना के जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी अपना इसमें कोई जजमेंट दिया, उसके कुछ पॉइंट्स उसके फेवर में थे महिला के, कुछ फेवर में नहीं थे। तो ये अब जो केस है वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, काफी टाइम से केस चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस केस को डिसाइड कर दिया, और इस जजमेंट में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ये डिसाइड कर दिया और ये कह दिया कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का वो इम्प्लीमेंट होगा। इसमें अमिकस क्यूरी कौन थे, वो थे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल, कई बार ऐसे नेम पूछ लिए जाते हैं। और सेक्शन 125 है जो सीआरपीसी का, उसको कह दिया कि उसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे एक्ट के, मींस ये जो एक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन जिसकी मैंने आपको बात की थी, आपको एक जनरल सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सेक्शन 125 सीआरपीसी का ये कहता है कि यदि किसी वुमेन को कोई डाइवोर्स देता है, उसके अगर बच्चे हैं, अपने खुद के बच्चे हैं, और उनका अगर वो मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो ये पुरुष की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए मंथली सर्टेन अमाउंट देगा। लेकिन ये जो एक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है, ये कुछ अलग ही बात करता है। ये कहता है कि उन महिलाओं को मिलेगा और केवल इद्दत पीरियड के लिए। इद्दत, जो इद्दत का टाइम होता है IDDAT, ये कितना होता है, अराउंड 3 मंथ का टाइम ये होता है। जब डाइवोर्स हो गया उसके 3 मंथ का जो टाइम है, बोला उस टाइम तक हम आपको खर्चा देंगे, ये लॉ ये कहता है। जबकि 125 ये कहता है कि हमारे जो लॉ है कि महिला को तब तक आप गुजारा भत्ता देंगे जब तक अगर उसने कहीं दूसरी जगह शादी न कर ली हो, या जो वुमेन है अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकती हो, उसके पास में कोई जॉब हो, अर्निंग का सोर्स हो। अब दोनों ही लॉज में क्लैश आ गया, एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, दूसरी तरफ रिलीजियस राइट्स हो गए। सो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लॉ ने, मींस जजमेंट में ये क्लियर कर दिया, 2 जजेस थे जो है नागरत्ना जी और ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इस जजमेंट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि देखो, महिला किसी भी रिलीजन की हो, यदि उसको आप डाइवोर्स दे रहे हैं तो बेसिकली उसको आपको कुछ मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एलिमनी तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ, उसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं कि वो महिला
उसके पास में अपनी कोई जॉब हो सकती है, उसके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो जो मैन है जो हस्बैंड है, वो हो सकता है उसके पास में अर्निंग ना हो, तो ऐसे सर्टेन केसेस को छोड़ करके उसको, वो जो महिला है, एटलीस्ट उसका मेंटेनेंस तो आपको करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि सेक्शन 3 ऑफ 1986 का वो ये कहता है कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड के लिए, जो इद्दत पीरियड 3 मंथ का होता है। ये 3 मंथ का इद्दत पीरियड ये होता है कि इस टाइम तक मुस्लिम वुमेन ने अगर डाइवोर्स दिया है या उसके पति की डेथ हो गई है, तो एटलीस्ट 3 मंथ के बाद वो रीमैरिज कर सकती है। और दोनों ही केसेस में, डाइवोर्स के केस में भी और उसके हस्बैंड की डेथ के केस में भी। तो हमारा पहला ये जो लॉ था 1986 का, ये कहता है इसका सेक्शन 3 कि भाई आपको केवल 3 मंथ के लिए, मींस 90 डेज तक के लिए ही वो जो पुरुष है वो आपका खर्चा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जबकि जो सेक्युलर लॉ है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, वो ये कहता है कि महिला हो, कोई भी महिला हो, किसी भी रिलीजन की, सेक्युलर मैटर है, उस महिला को आपको खर्चा देना पड़ेगा। इस दोनों के मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया कि अब किसी भी केस में, चाहे वो किसी भी रिलीजन की महिला हो, उसको अगर कोई भी पुरुष तलाक देता है, डाइवोर्स देता है, तो उसके खर्चे के लिए उसको ये पैसा तो देना पड़ेगा। ये उन्होंने इसमें डिसाइड कर दिया। और ये भी क्लियर कर दिया कि रिलीजियस राइट्स पहले आएंगे या फंडामेंटल राइट्स आएंगे। महिला कोई भी हो, किसी भी रिलीजन की विमेन हो, अगर उसको अचानक से तलाक दे करके बाहर घर से निकाल दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत टाइम से पहले से देखा जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इसको क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया कि महिला हो, विमेन हो, बच्चे हो, उनका टेक केयर आपको करना पड़ेगा, आप किसी भी रिलीजन के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इवन द ऑड जॉब्स। अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम बात करें और स्पेशली हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो सारी के सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं वो रहे गिग वर्कर्स के। गिग, GIG, गिग वर्कर्स, इनके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन है ये गिग वर्कर्स? ये हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप के वर्कर्स। जैसे मींस कोई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला 30 डेज का, 3 इयर्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, कि भाई आपके पास में ये प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करके दे दीजिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बस उनका काम खत्म हो गया। या फिर और भी एग्रीगेटर जो ऐप होते हैं, जैसे मैं बात करूं आपको जोमेटो, ठीक है, जोमेटो, स्विगी, इनड्राइव, ओला, उबर। अब वो जो पीपल हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, ओला उबेर में जो ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते लीगल सेंस में, ठीक है। अब उनको बहुत सारे राइट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो उन इश्यूज को लेकर के इस आर्टिकल में बहुत अच्छा खासा इसका एनालिसिस किया गया है और क्या हमें एज अ वे फॉरवर्ड लेना चाहिए उसको इसमें डिस्कस किया है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि देखो, अभी रिसेंट टाइम अगर हम देखें तो गिग इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है और जिससे ये पता चल रहा है कि जो वर्क फोर्स है, पीपल है, जो वर्कर्स हैं, उनका कई लाख लोग उसमें हो सकते हैं, लैक्स ऑफ पीपल इसमें हो सकते हैं। इट मींस उन सबको जो है लॉ की रिक्वायरमेंट है, उनको भी लॉ एज ए एम्प्लॉई, एज ए पर्सन एक्सपेक्ट जो है एक्सेप्ट करे लीगली, अदरवाइज उनके राइट्स को कोई सुनने वाला नहीं है। लैक ऑफ एम्प्लॉइज स्टेटस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ओला उबर में अगर आप एज ए कैप्टन काम कर रहे हैं, एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, तो कार आपकी, बाइक आपकी। जो ओला उबर है बस उसने एक मोबाइल ऐप बना रखा है, वहां से आपके लिए जो है पिकअप और ड्रॉप का जो भी उसमें आपको ऑर्डर मिलेगा, आपने लिया, उसने पैसा दिया, थोड़ा पैसा आपको मिल गया। ओला उबर के आप एम्प्लॉय है ही नहीं, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है ना। सो एम्प्लॉइज का उनके पास में जो है स्टेटस नहीं है। अब इस पर एक अच्छा काम करने की कोशिश की है जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे एम्प्लॉइज को, ये जो पर्सन्स हैं, उनके लिए कुछ सिक्योरिटी
सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाने की काम कर रही है, कुछ वेलफेयर फंड वगैरह क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और जब ये बिल आ जाएगा तो एक बहुत अच्छा होगा। इसमें जैसे कि ये काम कर रहे हैं कि एक फंड होगा, जो भी पर्सन एज अ गिग वर्कर काम कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा स्टेटस मिले, कुछ सोशल सिक्योरिटी मिले, कुछ पैसा उनका एज ए प्रोविडेंट फंड वगैरह में उनका डिपॉजिट हो, कि आज तो वो काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास में कोई सेविंग इकट्ठी नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट जो है डोनेट मींस जो है सपोर्ट करेगी, और कुछ पैसा वो जो पर्सन है जो जिसकी अर्निंग हो रही है वो करेगा, और कुछ पर्सन जो कंपनी है ओला उबर या जो कंपनी है ये भी उसमें कुछ पैसा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसमें सबमिट करेंगे। प्रोटेक्शंस एंड राइट्स, तो अब जब ऐसे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके पास अगर कोई इशू आता है जहां जिसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का स्टेटस उनके पास में होता नहीं है, तो वो उनके एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनके उनके लिए जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता, ना कोई पेंशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जी चाहे जब उनके साथ से जो वर्क है उसको स्टॉप कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। फिर कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ऐसे लॉज वगैरह जो कर्नाटका गवर्नमेंट लेकर के आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आएगी, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बिकॉज जो हमारे पहले से बने हुए लॉ हैं उनमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप, भाई पॉलिटिकल पावर भी तो चाहिए, पॉलिटिकल विल भी तो चाहिए नेशनल और स्टेट लेवल पर, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट में लीडर्स हैं, वो ये चाहे कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी कुछ दिया जाए, एटलीस्ट किसी लॉ में, हमारे बहुत सारे लॉ हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए और उसमें उनके वर्कर्स के राइट्स को एक्सेप्ट किया जाए। नेशनल लेजिस्लेशन नीडेड, तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में इसके जो एफर्ट्स हुए थे, कर्नाटका गवर्नमेंट कर ही रही है, तो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर भी ऐसा ही कोई लॉ आना चाहिए जिसमें कुछ मिनिमम वेजेस की बात हो, उनके कुछ मिनिमम राइट्स की बात हो, उसमें कुछ जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हो, कुछ उसमें उन वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा कुछ हो, उनके उन वर्कर्स के जो ग्रीवांसेस होते हैं उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला भी कोई हो, कोई ऐसी मैकेनिज्म एटलीस्ट बने। बिकॉज अभी जो ओला उबेर वगैरह में जो ड्राइवर काम करते हैं उनको अचानक से उनके जो अकाउंट है उसको बैन कर दिया जाता है, उसको सीज कर दिया जाता है, अब वो शिकायत कहाँ करें, क्योंकि ओला उबर के पास में कंप्लेंट कर रहे हैं और उन्होंने ही उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, अब वो किसके पास जाए, क्योंकि ओला के एम्प्लॉय तो वो है नहीं। कंज्यूमर कोर्ट में भी जाओगे कैसा क्या इश्यू लेकर के जाओगे, आप लेबर कोर्ट में जाओगे कैसा इश्यू लेकर के जाओगे, क्योंकि आप तो वहां पर उनके एम्प्लॉय है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं उनके बीच में। आप ऐप डाउनलोड करो, बस उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है वो करो, आप कल से बाइक चलाना स्टार्ट कर दो। सो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने की इस आर्टिकल में बात हुई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स मस्ट एंड, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, इस इशू को रेज किया है। क्या इशू है, जो प्रिजन्स होती हैं उन प्रिजन्स में कई जगह पर ये देखा गया है कि वहां पर जो कैदी हैं, जो पर्सन्स वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, उनमें भी कास्ट बेसिस पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, जैसे कि वहाँ के जो कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं उसमें वर्ड यूज हो रखे हैं वहाँ के रेगुलेशंस में, जैसे स्कैवेंजर क्लास है ना, या वहाँ की कुछ जो है जिसको बोलते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब, मींस उस जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल था तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बना रखे थे कि पूरी की पूरी एक कास्ट को, कंप्लीटली एक ट्राइब को दे यूजुअली डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल कास्ट या क्रिमिनल ट्राइब। मींस अगर कोई पर्सन उस ट्राइब का किसी भी केस में अरेस्ट हुआ, वो जेल पहुंचा, तो उसको गवर्नमेंट पहले ही मान लेती थी कि ये तो क्रिमिनल है। अभी तक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस में हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ है, रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, तो जो जेल वगैरह हैं उनमें भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस इश्यू को उठाया है, और जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान या ऐसे जो झारखंड, छत्तीसगढ़ ये स्टेट्स हैं
उनके ये कहा है कि अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जेल मैनुअल्स हैं, उनको अपडेट करो और ऐसे जो वर्ड वहां पर यूज हो रखे हैं उनको हटाओ वहां से। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऐसे जो इश्यूज हैं जो कि हम इंडिपेंडेंट हुए, हमको मोर देन 75 के आसपास ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम ब्रिटेन के बनाए हुए उन रूल्स को अभी तक हम रिफॉर्म नहीं कर पाए। ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है। फिर है कि डेस्परेट फॉर अ सन मैन किल्स ट्विन डॉटर्स। ये एक ऐसा केस है, मेरे को इससे एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब हम छोटे थे तो हमारे भी एक पड़ोस में एक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने उनके कितने 7 उनकी जो डॉटर्स हो गई थी, ठीक है। तो 7 डॉटर्स में से एक उन्होंने, हम वहीं पास में खेतों पे कुछ अपने पे थे, तो उन्होंने उसको वेल में जो है फेंक दिया था, अपनी एक बेटी को, छोटी सी बच्ची थी गोदी में, उसको फेंक दिया था। किस लिए कि जो है बहुत ज्यादा बेटियां हैं हमारे पास में, बेटा नहीं है। अभी ऐसा ही केस आया है हरियाणा का, जहां पर उसकी वाइफ की 2 बच्चियां हुई जो है ट्विन थी, और उसके घर वाले, ये रोहतक का केस है हरियाणा का, उसको उन दोनों बच्चियों को ले गए और जा करके उनको मार करके गड्ढे में उनको दफना दिया गया इनके द्वारा। देखो ये वाला जो इशू है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सामने आ जाते हैं सोसाइटी में, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं वो रजिस्टर ही नहीं हो पाते उनके केसेस, जहां पर जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, अनएजुकेटेड या इलिटरेट होती हैं, ठीक है, तो वो कुछ कंप्लेंट वगैरह नहीं कर पाती। ऐसे ही इश्यूज की वजह से इंडिया का जो स्टेट है एक, जिसका हम कहते हैं ना कि हरियाणा दूध दही का खाना और ये सब हम करते रहते हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां जो हैं चाइल्ड हैं, फीमेल चाइल्ड है, सबसे ज्यादा अगर उनकी किलिंग कहीं होती है तो हरियाणा में होती है। इंडिया में सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो कहां पर है? हरियाणा में है, बिकॉज वहां पर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है, और आज भी जो रूरल लेवल की सोसाइटी है उसमें बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जन्म लेते ही उनको मार डाला जाता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज में ये सब चलता है। राजस्थान के भी कई सारे स्टेट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अभी भी, और ये बंदा जो है, ठीक है, आप मीन्स शॉक्ड होंगे कि ये जो बंदा है जिसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है। दिल्ली में बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको रेंट पर देता रहता है, ठीक है, और उसने अपनी दोनों बच्चियों को मार डाला, और बहुत दिन से अपनी उस वाइफ को ये टॉर्चर कर रहे थे डाउरी के लिए, इनके सारे के फैमिली वाले। अब देखो कई बार ये होता है कि आप DU से पढ़ लें, आप ऑक्सफोर्ड पढ़ करके आ जाएं, लेकिन आपकी जो मानसिकता है, अगर आप उसमें राशनल नहीं हो पा रहे, लॉजिक अगर आपका डेवलप नहीं हो रहा, तो आपकी उन डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे ही केसेस की वजह से ये जो चाइल्ड गर्ल्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन, उनके अगेंस्ट में हेट की जो है स्पिरिट, या उनको जो है थोड़ा सा डाउन करके उनको देखना, है ना, ये सब अगर चेंज नहीं होगा तो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आएगी। फिर है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट जस्ट सेज मैन शुड शेयर फंड्स टू एम्पावर देयर होम मेकर वाइफ्स। ये है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, और उनका नाम है जस्टिस वी नागरत्ना। ये भी थी उस जजमेंट में। तो इन्होंने मेन पॉइंट्स पर जिन पर बात की है, ये कहा है कि जो वुमेन एज ए हाउस वर्क मेकर हैं, एज ए होम मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं, उनके लिए, और जो हस्बैंड्स हैं वो एटलीस्ट कुछ फंड उनको प्रोवाइड करें जिससे कि उनका एम्पावरमेंट हो सके। ये इन्होंने मेन इशू इसमें बात की है। और भी इसमें जो मेन पॉइंट इन्होंने इसमें रेज किए हैं इन ऑनरेबल जज साहब ने, कि जो वुमेन दिन रात काम करती हैं घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, और उन्हीं वुमेन के पास में दे डोंट हैव sufficient means, sufficient financial resources to sustain their lives, to maintain their personal expenses। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में, सिटीज में, जिन वुमेन के पास में अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, उनके लिए वो जो हस्बैंड है वो प्रोवाइड करें, जो फैमिली है वो कुछ फंड प्रोवाइड करें। ये कहते हैं कि जो विमेन है वो सारे दिन रात वर्क करती रहती हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कि लव एंड केयर, रेस्पेक्ट, बस केवल उससे भी काम नहीं चलता,
लव, रेस्पेक्ट, केयर उसके साथ में उनको मिलना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए जिससे कि वो अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। ये इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, सेंटर आस्क्स स्टेट्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैडावर डोनेशंस। इंडिया में एक इशू है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको डेड बॉडी नहीं मिल रही है काफी टाइम से, मीन्स कमी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्टडी के लिए, और जो प्रोफेसर्स हैं वहां पर जो टीचिंग करते हैं, आपको ध्यान हो तो मुन्ना भाई MBBS, आपने वो सीन देखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है और उसका नाम है अंगदान जन जागरूकता अभियान, ठीक है। और 3 अगस्त को ये कोमेमोरेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, किसको? बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करने के लिए। सो 3 अगस्त को ये डे मनाया जाएगा और ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें डोनेशन को लेकर के लोगों को अवेयर किया जाएगा कि लोग जो है टाइम आने पर ऑर्गन्स को डोनेट करें, उससे लोगों की लाइफ बचती है। प्लस जो मेडिकल साइंस है उसमें डेवलपमेंट तब होंगे जब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको डेड बॉडीज एज ए कैडावर मिलेंगी जिससे कि वो रिसर्च करके नई डिजीजेस को उनको काम करने के लिए और फ्यूचर में ऐसी किसी डिजीज का किसी ऑपरेशन करने के लिए उनको यूज कर सकें। सो आज के इस सेशन में हमने कई सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।